अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी। हम इसको जो लेबोरेटरी जो बनानी चाहिए, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी एरियाज होनी चाहिए, लैब्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो अच्छा, कंटेंट क्या है कि रिसर्च लैब क्या होती है, उसका ओवरव्यू देंगे कि उसके बाद में लेबोरेटरी के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। रिसर्च लैब क्या होती है, व्हाट इज द रिसर्च। जहाँ से हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च क्या होती है। एक्सीलेंट जी, बच्चे बताएं व्हाट इज रिसर्च। आपका पूरा नाम क्या है? दिस इज व्हाट रिसर्च इज। ओके, अब है क्वेश्चन ये है कि रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। उसके अंदर बिल्डिंग्स क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग एट्रीब्यूट्स, लैब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लैब प्लानिंग कंसेप्ट्स क्या हैं, और इंजीनियरिंग कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए उस लैब के अंदर। अ, अगर तो वो हमारी कोई बायोलॉजी के माइक्रोब्स की लैब है तो उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और वेंटिलेशन के दौरान माइक्रोब्स ना अंदर आते हो, कोई इंसेक्ट्स ना आता हो, कोई पैथोजन ना। इंजीनियरिंग ऐसा डिजाइन बनाना है उस लैब का, उस पूरी बिल्डिंग का, कि यहाँ पर एयर आए तो फिल्टर हो गया है, एयर आए फिल्टर हो गया, मतलब कि वो अगर उस पूरी बिल्डिंग में बाहर से एयर आएगी ना, उसके अंदर डस्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई इंसेक्ट्स और उसके एग्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये क्या करेंगे अंदर जाके, हमारी ये बिल्डिंग की गलत बनी हुई है, जिसने भी ये बनाई है ना ये बिल्डिंग, ये गलत बनी हुई है। आप दुनिया की वो बिल्डिंग जो बायोलॉजी की बिल्डिंग होती है, आप दुनिया की कई जगह जाएंगे ना, वहां पर आपको लगेगा वहां क्लोज बिल्डिंग्स होती है पूरी चारों तरफ से, ठीक है, और एयर सारी की सारी अंदर हो आती है, तो फिल्टर होके आती है, जरा आपको ऑक्सीजन चाहिए अंदर रहने के लिए। समझ आई ना। वो इतना प्यारा इंजीनियरिंग का डिजाइन होता है कि अंदर आप लोगों को फ्रेश एयर भी आ रही होती है, लाइट्स भी आ रही होती है, लेकिन मैं हैरान रह गया, मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में था। आप बॉटनी की स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी की, वहां के आप ज्यादा से रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। आपका नाम, भाई नाम, मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी गया, आपने सिर्फ 15 या बच्चे कर देते, तो आपकी कहाँ तक करते हैं। बैठने आ रही है तो उसके अंदर क्या करते करते हैं ना। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहां पर एक टीचर, एक स्टूडेंट पोस्टडॉक था, वो आम वर्किंग बेंच के ऊपर कल्चर कर रहा हो। मैं हैरान रह गया, मैं व्हाई आर यू कल्चरिंग हियर, देयर माइट बी कंटामिनेशन देयर, देयर इज नो कंटामिनेशन इन दिस रूम, whole building is contaminated free, so there is no chance of। इतनी बिल्डिंग साफ सुथरी थी उनकी, मैं बड़ा अमेज्ड हुआ, मैं हैरान हुआ, मैं यार तो वहां पर क्या कंटेमिनेशन आ रही है। हमारे तो इधर हम एक कल्चर लगाते हैं, पता नहीं एमएमजी तो मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा हमसे बहुत है, बंद है ना सारा, और हमसे अच्छा बना बनी हुई है बिल्डिंग उनकी। ये बिल्डिंग बहुत बुरी बनी हुई है, ठीक है। तो इट शुड बी क्लोज, और इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि वो ओपन नहीं होनी चाहिए जिस तरह ये है, और जगह से हवा आ रही है,
कम से कम एटलीस्ट चलो जो लेक्चर रूम है वो ओपन हो जाए, लेकिन जहां पर लैब्स हो वो एक पूरी बिल्डिंग हो जो कि पूरी इंजीनियरिंग का उसके अंदर डिजाइन हो, ऐसे कंसेप्ट हो। दूसरा है कि लैब एक्सपीरियंस क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, लेबोरेटरी द प्लेस वेयर ऑल सेट ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। Laboratory experience can help to enhance national scientific literary for attaining several education goals. अच्छा, नॉर्मली आप बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, बीएससी होगा दैट रिलेटेड टू एमएससी बॉटनी या बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। जब हम बीएससी कर लेते हैं तो बीएससी का मतलब ये होता है कि आपने उस सब्जेक्ट का सारा नॉलेज ले लिया। एमफिल और पीएचडी का मतलब क्या होता है, आपने उस नॉलेज के अंदर एग्जिस्टिंग दुनिया का जो नॉलेज है उसके अंदर नया नॉलेज ऐड करना, ठीक है। उससे हम रिसर्च करते हैं जो नया नॉलेज जनरेशन को हम नॉर्मली। अच्छा, ये किताब लेबोरेटरी एक्सपीरियंस के थ्रू आप यहाँ नेशनल साइंटिफिक लिटरेरी जो हमारी लिटरेचर होता है साइंस का, उसको आप इनहांस करते हैं, उसके अंदर नया नॉलेज ऐड करते हैं। जो भी नया नॉलेज है, जिस तरह उसका ने कहा कि उसके अंदर एक डाटा जनरेट होता है, उस डाटे को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास एक डाटा आता है, उस डाटे के ऊपर हम डाटा साइंस लगाते हैं। डाटा साइंस का मतलब क्या होता है कि आपने एग्जिस्टिंग डाटे को एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी। वो इंफॉर्मेशन नई भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, ठीक है। और इस तरह हम एक नई इनोवेशन की तरफ, आज का इन्वेंशन तो इनोवेशन समिट हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, फजूल लगा हुआ, मुझे बहुत ही बुरा लगा कि पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी वहां पर बैठी है और देयर इज नो इनोवेशन इन देयर, ठीक है। अच्छा, डेवलपिंग, अच्छा, इनहांसिंग हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेवलपिंग साइंटिफिक रीजनिंग हमने तलाश करनी होती है। फिर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगुइटी ऑफ एम्पिरिकल वर्क, डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स हम इसके अंदर डेवलप करते हैं। नेचर ऑफ साइंस अंडरस्टैंड करते हैं। कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन साइंस, डेवलपिंग टीम वर्क। कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन साइंस का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज करते हो लैब के अंदर, आपको साइंस के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। आप प्रैक्टिकली जब चीजों को करते हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझ आ जाती हैं, ठीक है। क्या प्लांट टिश्यू कल्चर लैब जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन है कि बेसिक फैसिलिटी, उसके अंदर वॉशिंग एरिया होना चाहिए। सबसे पहले आपने एच प्लांट या कोई भी ग्लासवेयर है उसको आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। फिर एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर ये ग्लासवेयर, प्लास्टिक या जो भी चीजें हम उसको रख सकें, ठीक है। एक वो मीडिया प्रिपरेशन रूम, मीडिया प्रिपरेशन रूम जो है जहां पर हम अपना मीडिया अंडर स्टीराइल कंडीशन प्रिपेयर कर सकें, फिर उसको ऑटोक्लेव भी करवा सकें। सारा उसके अंदर हमारे पास ऑटोक्लेव भी होना चाहिए। फिर है ट्रांसफर एरिया, वो एरिया जहां पर हमने जिस तरह लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट होना चाहिए, वहां पर जहां पर हमने प्लांट जो एक्स प्लांट है वो हमने मीडिया के अंदर ट्रांसफर करना है। फिर ये कल्चर रूम, कल्चर रूम वो होता है जहां पर हमने प्लांट्स को ग्रो करना है, कल्चर करना है। उसका खास टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। इनक्यूबेटर्स, इनक्यूबेटर किसे कहते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं। और ग्रीन हाउस जहां पर हमने जब प्लांट ग्रो कर गया टिश्यू कल्चर के बाद, फिर हमने उसको ग्रीन हाउस के अंदर एक्लेमेटाइज करवाना होता है, उसके बाद फिर हम उसको ओपन फील्ड में लेके जाते हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। इन द पाइवटल रोल इन द प्रोग्रेस एंड डायनामिक एंड अप्लाइड इन plant sciences है। Initially, this technique was used for the studying the role of different hormones. Now the major application are normally सबसे पहले ये टेक्निक, जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन्स हैं, उनकी डिस्कवरी यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर हुई है। जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और हार्मोन्स हैं वो डिस्कवर कैसे हुए हैं,
और उसके फंक्शंस और उनको करेक्टराइजेशन कैसे हुई है, यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। जिसका साइटोकाइनन, साइटोकाइनन कैसे डिस्कवर हुआ था? साइटोकाइनन क्या है? प्लांट हार्मोन है जो कि सेल की डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है? अब ये कैसे पता चला कि साइटोकाइनन की डिस्कवरी ऐसे हुई थी कि एक साइंटिस्ट था मॉरिशस एंड स्पूच, वो उन्होंने ना कैरेट के सेल लिए, कैरेट के ग्रुप के सेल लिए, उसके अंदर तमाम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिए अंडर सीरियल कंडीशन। अब वो चाह रहा था कि हमने इसकी सेल डिवीजन करवाए। क्या चाह रहा था? अच्छा, उसने जब न्यूट्रिएंट डाले ना तो कोई सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। उसने क्या किया कि लैब के सारे केमिकल एक एक करके ना डालने शुरू किए। तमाम नाटक न्यूट्रिएंट डालता था, साथ में एक पहले एथेनॉल डाल दिया, देखा दो सेल डिवीजन। फिर उसने फिनोल डाल दिया, फ्लोरोल डाल दिया, फिर सारे जितने भी लैब के केमिकल्स थे ना, दे डिडंट फाइंड एनी कैलस। कैलस किसे कहते हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। एक दिन उसने क्या किया कि उसकी फ्रिज के अंदर ना एक फिश है, उसका डीएनए पड़ा था। क्या था? फिश का डीएनए, लेकिन वो 1 साल पुराना था। उसने जब मीडिया के अंदर डाला ना तो क्या हुआ? सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई, कैलस कैलस बननी शुरू हो गई। ही वाज सरप्राइज कि व्हाट हैपेंड, व्हाट इज इन दिस डीएनए ने ऐसा क्या किया कि सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। तो बाद में उसने दोबारा से फ्रेश डीएनए प्लांट में से आइसोलेट किया, फिश में से भी आइसोलेट किया, उसको मीडिया के अंदर डाला, तो ग्रोथ हुई होगी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एग्जैक्टली exactly, जो जो पुराना डीएनए था, आपको पता ना कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? डीएनए इधर सी होता है, इधर एडेनिन लगा होता है, इधर फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, जब उसने देखा, जब उसका एनालिसिस किया ना, तो पता चला यहाँ पर ना एक केमिकल था जिसके अंदर फास्फोरस उसके अंदर नहीं था, ये और ये था। क्या था? एडेनिन था और साथ में राइबोस या डीऑक्सी राइबोस शुगर था। इस तरह फिर उसने क्या किया कि डीएनए को ना, जो नया डीएनए आइसोलेट किया था, उसको ऑटोक्लेव करवाया। क्या किया? जब ऑटोक्लेव करवाया ना तो फिर इस तरह के केमिकल बने, उससे फिर सर्विलेंस स्टार्ट होगी। ठीक है। तो फिर उसने इस केमिकल को साइटोकाइन का नाम दिया। इसका, और क्योंकि ये सेल डिवीजन करवाता है इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस तरह साइटोकाइंस की डिस्कवरी हुई। अब है एलिकोसाइड, इसको इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन भी थी। आप इसमें डिफरेंट तरह के साइटोकाइंस के और टाइप्स भी बनी हुई। ठीक है। और इसको फिर इन्होंने कह दिया कि दिस इज साइटोकाइंस, और ये डीएनए के डेरिवेटिव्स है, ये डीएनए के डेरिवेटिव्स है। ठीक है। इस तरह ये प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू साइटोकाइंस की डिस्कवरी हुई। समझ आई? अच्छा, अब फिर हम क्या करते हैं, मेजर एप्लीकेशन क्या है कि फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। फिर जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं पौधों को। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप जीन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं पौधों के अंदर यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर अप्लाइड प्लांट हमने कल पढ़ा था। फिर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट कर सकते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिक्विड कल्चर के अंदर हम प्लांट टिश्यू कल्चर को एज ए फार्मास्यूटिकल ड्रग के तौर पर भी एक यूज कर सकते हैं। इसका मेरा एक लेक्चर पढ़ा है, तो आप लोग ना
अब मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, तो वहां पर ये सारे लेक्चर हमने दिए हुए हैं। अच्छा, अब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ नोबल हाइब्रिड्स। अच्छा, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड सीड कहते हैं हम। हाइब्रिड क्या होता है? हम क्या करते हैं कि जो हाइब्रिड सीड होता है ना, वो होता है, पर ये हमारे पास अगर चार जीन्स है, कितने, एक प्लांट के अंदर फोर जीन्स है, बच गया ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी। ये हाइब्रिड है। ये क्या है? बट ये हमारे पास, ये कैसे डेवलप करेंगे? बट हमारे पास एक प्लांट है जो कि इस तरह का है, इसके अंदर सारे जीन किस फॉर्म में है? हेट्रोजाइगस। इसमें कुछ हेट्रोजाइगस है, कुछ होमोजाइगस है। ऐसा ही है। अब इसी तरह हमारे पास एक और प्लांट हो, और वो, ठीक है, अब ये जो दोनों प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन है। ये क्या है? नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये हाइब्रिड है। इट मींस अगर हमारे पास दो प्लांट ऐसे हो, दो प्लांट ऐसे हो, फर्ज किया हमारे पास एक प्लांट हो और वो ऐसा हो, और दूसरा प्लांट ऐसा हो जिसके अंदर, इसे कहेंगे इनब्रेड लाइन, जिसके अंदर तमाम जीन्स होमोजाइगस फॉर्म में हो, चाहे वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो, लेकिन सारे प्लांट होमोजाइगस फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं इनब्रेड लाइन। उसी का कहते हैं इनब्रेड लाइन या प्योर लाइन। उसी का कहते हैं। समझ आ रही है? नहीं लगी समझ? अगर हमारे पास एक पॉपुलेशनल प्लांट हो जिसके अंदर तमाम प्लांट्स क्या हो, होमोजाइगस फॉर ईच ट्रेट या ईच जीन, तो वो क्या होगा? इनब्रेड लाइन और प्योर लाइन। ठीक है। अब हम इससे जो पॉलन ग्रेन बनेगा, वो बनेगा बड़ा ए, छोटा बी, बड़ा सी, छोटा डी, यही बनेगा ना। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। इससे जो बनेगा, छोटा ए, बड़ा बी, छोटा सी, और ऐसे ही है। इसका जब क्रॉस होगा, ये पॉलन ग्रेन है, ये एग है, तो प्लांट क्या बनेगा? बड़ा ए, इधर से छोटा ए, बड़ा बी, छोटा बी, बड़ा, ये क्या बन गया? हाइब्रिड, ये वाला बन गया पूरा। लेकिन ये प्लांट बनाने के लिए हमें पहले ये दो लाइनें कई साल सेल्फिंग करने के बाद, 7-8 साल, 7-8 बार सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास ये इस तरह की लाइंस डेवलप होती है। फिर हम देखते हैं कि कौन सी दो लाइंस हैं जिनका आपस में क्रॉस करवाया जाए तो हाई यील्डिंग होती है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट वन डोमिनेंट जीन है। एटलीस्ट, ऐसा ही है, एटलीस्ट वन डोमिनेंट जीन इज प्रेजेंट इन ऑल, जो भी एलील है, जो भी है उसके कॉम्बिनेशन है, एलील के कॉम्बिनेशन से हर जीन डोमिनेंट फॉर्म है। इट मीन हर जीन फंक्शन करेगा, इट मीन हर जीन एटलीस्ट दे विल प्ले देयर रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। अगर हम हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर ले टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो हम वो जो सेल्फिंग वाला प्रोसेस है ना,
फर्ज किया हमने एक प्लांट प्रोड्यूस, ये जो पहला था ना प्लांट हमारे पास, ए बड़ा बी सी डी। अब इसका इससे दो तरह के कॉलम गेम बन सकते हैं, ए बी सी डी, या ए बी छोटा सी बड़ा डी। अगर ये हमारे पास हो पॉलन ग्रेन और इसे अप्लाइड प्लांट बनाए तो क्या होगा, और फिर इसकी करते हम कॉल्चिसिन से डबलिंग, फिर इससे हम कर ले, हमको पता कॉल्चिसिन क्या होती है। कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल है जिसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करें ना डिस्पोजल के अंदर, तो जितने भी क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है, अगर एक साइड के अंदर 20 क्रोमोसोम में 40 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। अच्छा, अगर इस तरह का हैप्लॉइड सेल वाला है हमारे पास प्लांट, तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा, लेकिन डबल एग्जैक्टली सेम होगा, ए बी बी सी सी, और एग्जैक्टली इस तरह के बन जाएंगे पौधे, वो भी डबल। ठीक है, नहीं आती है, लेकिन कम लीडिंग होती है, क्योंकि 9:3 की रेशो आ जाती है। राइट, या दोनों सीड कंपनी वालों ने कुछ ऐसा काम भी किया होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में जब वो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं ना, उसकी फ्रूट अच्छी होती है, उसका सीड नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर कोई इस तरह की उन्होंने जीन की अंदर ना मॉडिफिकेशन की होती है कि जब वो नेक्स्ट जनरेशन में फ्रूट बनने के बाद के दौरान सीड जब डेवलप हो रहा हो ना, तो सीड ना डेवलप हो, ताकि हमेशा हम सही ले, हमारा बिजनेस है, बिजनेस इज बिजनेस। ठीक है, हम हाइब्रिड सीड ट्रेडिशनल मेथड से भी बना सकते हैं, और यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर भी। हम जो कल मैंने हाइब्रिड प्लांट वाला बताया था लेक्चर, उसी को यूज करते हुए आप हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट आप कह रही है कि नई क्रॉप नहीं बनती, पर दो डिफरेंट क्रॉप आपस में उनका हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उसके ऊपर वो टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, टिश्यू कल्चर से डिफरेंट है। अच्छा, आगे है मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजिकल, मैंने कहा ना फार्मास्यूटिकल बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, प्लांट ग्रोथ की डेवलपमेंट सच एज इन विट्रो फ्लावरिंग भी हम करवा सकते हैं इसकी। तो फॉर द इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी मैंने कहा था कि अगर डबल है क्रोमोसोम, कुछ 4 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएंगे, 4 का मतलब हो गया 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया पॉलीप्लाइडी, वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेट्राप्लाइड भी हम इसके थ्रू एंटीमाइटोटिक एजेंट है सच एज कॉल्चिसिन, वही जो कॉल्चिसिन मैंने कहा था कि आप कॉल्चिसिन को यूज करते हुए आप पॉलीप्लाइडी, अच्छा पॉली बनाने के बराबर क्योंकि हेक्साप्लाइड है, क्या है, उसके अंदर 7 क्रोमोसोम होते हैं, और 7 क्रोमोसोम 6 बार होते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए, 42 क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर। इधर हमारे 23 46 है ना, अगर 23 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हेक्साप्लाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, समझ आई। अब हेक्साप्लाइड की जब होती है तो उसके बेनिफिट्स होते हैं कि कोई ना कोई जीन तो डोमिनेंट फॉर्म में आ ही जाता है ना, जब हेक्साप्लाइड हो गया तो एक जीन की कितनी फॉर्म होगी उसके अंदर, 6, कोई ना कोई डोमिनेंट, कोई ना कोई रिसेसिव, और कोई ना कोई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन उस प्लांट के अंदर, इसलिए बीट की कितनी यील्ड हो जाती है, बीट की यील्ड इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि दे आर हेक्साप्लॉइड। ठीक है, अच्छा अब है टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट, क्या कर सकते हैं इससे, वायरस फ्री प्लांट और वायरस इन्फेक्टेड प्लांट, सर्जन पोटैटो के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में भी, हम और बनाना के अंदर, ये 2 क्रॉप ऐसी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर एक नई टिश्यू कल्चर लैब बनी है जड़ावाला के अंदर,
वो सारा काम ही टिश्यू कल्चर के ऊपर करते हैं। और कमर्शियली अगर हम चाहें तो एक टूर, हमारी ये जो नैपटेक वाले सारे, हम उधर जड़ावाला में है एक फार्म टिश्यू कल्चर का, जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट के ऊपर। वी कैन प्लान दैट इफ समवन इज इंटरेस्टेड। अगर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं, तो वी कैन गो देयर। और बहुत अच्छी उन्होंने वेल डेवलप टिश्यू कल्चर की वहां पर लेबोरेटरी डेवलप की हुई है, जहां पर जितने भी ये फ्लोरिकल्चरल क्रॉप है ना, उनके ऊपर वो टिश्यू कल्चर करते हैं। बेसिक फैसिलिटी, वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया के अंदर क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्लेस है यूज फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ ग्लासवेयर, कंसिस्ट ऑफ सिंक्स उसके अंदर होते हैं, प्रॉपर ड्रेनिंग होती है उसके अंदर, प्रोविजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर भी वहां उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफिक प्लेस फॉर ड्राइंग द ग्लासवेयर, या हमारे पास हॉट ओवन ड्रायर भी होना चाहिए। फिर हमारे पास स्टोरेज कैबिनेट भी होने चाहिए, जहां पर हम क्लीन एंड ड्राई मटेरियल को, ये इस तरह का होता है बस, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये गया है, जहाँ पर आप स्टोर भी कर सकते हैं चीजों को। और ये सारा वो ये जो हमारा ना बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए एक लैब के अंदर, या एक अलग से एक लैब होनी चाहिए जो डेडिकेटेड हो वॉशिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है ग्लासवेयर भी होने चाहिए हमारे पास, मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टोरेज के लिए भी चाहिए होते हैं, सेटिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए, टिश्यू कल्चर स्पेसिफिक जो ग्लास है ना वो पायरेक्स की होनी चाहिए, जब बोरो सिलिकेट के, क्योंकि ऑटोक्लेव के दौरान खराब नहीं होती। फिर लार्ज वाली जो फ्लास्क भी होनी चाहिए, फिर स्मॉल भी होनी चाहिए, पेट्री प्लेट्स भी होनी चाहिए, टेस्ट ट्यूब भी होनी चाहिए, जैम बोतल भी होनी चाहिए हमारे पास। ये कुछ चीजें तो हैं हमारे पास। प्री स्टीलाइज डिस्पोजेबल पॉलीस्टीरीन कल्चर कंटेन फाल्कन ट्यूब होनी चाहिए, बीकर्स होनी चाहिए, पाइपर्स होनी चाहिए, सिलेंडर्स होनी चाहिए, डिटरमाइन द फेट एक्सपेरिमेंट्स। वॉशिंग ऑफ ग्लासवेयर, ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था हमारे पास, वो जो बैठा हमारी हमने पहले क्या करते थे, हम जो भी काम करते थे, काम करने के बाद छोटी उनको वॉश करते थे। वॉश करने के बाद फिर ये वहां पर कुछ अटेंडेंट होते थे, वो उठा के जाते थे सारे ग्लासवेयर्स को, उनको इस तरह की मशीन के अंदर डालते थे, और कट्ठे कट्ठे वॉशिंग वॉशिंग करके फिर वो हमारे पास दोबारा से लैब में वो हाईली क्लीन होते थे। जब भी आप उसको यूज करते थे बहुत ही क्लीन होती थी, हर शय इतनी ऑप्टिमाइज होती थी वहां पर कि काम करने को आप ही जी करता था, ठीक है। चीजें मैनेज होती थी। वहां पर जो क्लर्क होते थे वो आप लोगों की को टेंशन देने के लिए नहीं होते थे, आपकी टेंशन रिमूव करने के लिए होते थे, ठीक है। वहां पर स्टूडेंट दिल से पढ़ते थे, यहाँ पर दिल से कुछ और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिल से पढ़ते थे उधर। अच्छा, फिर रिमूव आर लैब्स एंड मार्किंग, डू नॉट अलाउ मीडिया टू ड्राई। अच्छा, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, जब आपने ऑटोक्लेव करना है फौरन उसको होल्ड करना है। इफ यूज फॉर माइक्रो ऑटोक्लेव होना चाहिए। रिमूव आर लेबल्स एंड मार्किंग्स, सोक इन 5% डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो होता है ये भी क्या करता है, आपने ग्लासवेयर को सबको 5% डिटर्जेंट के अंदर पहले सोक करना है। ये क्या करता है कि सारी कंटेमिनेशन और माइक्रोबियल इंफेक्शन को किल कर देता है, वॉश भी करता है सारे केमिकल्स को, और अंदर अगर माइक्रोब्स हैं उनको भी ये किल कर देता है। इसलिए आपकी लैब में काम करें तो आपके पास ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। इतनी अच्छी वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए कि मिनिमम एक आवर के लिए आपने वो सारा ग्लासवेयर, बात समझ आइए, वो सारा ग्लासवेयर आपने एक आवर के लिए उसको 5% डिटर्जेंट के अंदर पहले रखना है। फिर उसको आपने वो फेस मास्क जरूर पहनना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो एसेंस वाली होती है, और ग्लव्स भी पहनने हैं। बेल्ट मीडिया एंड डिस्कार्ड, रिंस थारोली विद प्यूरिफाइड। ये वो सारी कहानियां जो आपको पता होनी चाहिए इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ टिश्यू कल्चर लैब, ठीक है। ये लिखा हुआ है बिफोर यूजिंग, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ये सारा काम
किसी लैब अटेंडेंट ने नहीं करना, ये किसने करना है? इट्स योर ड्यूटी। घर में भी तो पोची पोची होती है ना, तुसी तो लैब में भी पोची भी लगानी है आप लोगों ने। आप लोगों ने इसको क्लीन भी करना है, उसके अंदर डस्ट नहीं आनी चाहिए, उसमें सारा आप मेंबर भी ये खुद ही करती है, करते हैं ना। साढ़े शहजादियां थे, शहजादे ते शहजादियां भरते हुए हैं, मुगले आजम आ, कोई वजीरे आजम आ, कोई बादशाह आजम आ, और ये सारे हम भी खुद ही करते थे, मैं भी गुजार ही करता हूँ है। और इन्होंने कहा दिया सो बस सर करेंगे, अगले दिन कहते हैं सर केमिकल नहीं है, सर ये नहीं है। अब मैंने कहा था कि आप पूरी लिख के दे, मुझे लिस्ट बना के दे, मैं बाजार से मंगवा लेता हूँ। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी, चीजें जो चाहिए होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस फॉर केमिकल तो होनी चाहिए, ग्लासवेयर होनी चाहिए, फिर प्रॉपर बेंच स्पेस होनी चाहिए फॉर स्मॉल इक्विपमेंट, हमारे उसके अंदर स्टेनर होने चाहिए, पीएच मीटर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वाटर बाथ होना चाहिए, फिर मीडिया डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। अच्छा, जो भी आपने आप लोग जो हमारा मीडिया होता है उसको कैसे डिस्पेंस करते हैं? देखो आप मीडिया ग्रो कर रही है, आप लोग स्टार्ट करना वो कैसे? हाँ। उसके लिए फिर जो हमारे हॉस्पिटल में वहां पर कुछ मशीनें लगी होती हैं जो उसको डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मीडिया आपने ऐसे नहीं डिस्कार्ड कर देना, आपने उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, ठीक है। सेकंड फॉर स्टीलाइजिंग बेस एंड लेफ्ट आउट मटेरियल, फिर रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए, फ्रीजर भी होने चाहिए स्टॉक को प्रिपेयर करने के लिए, फिर आपके पास ओवन भी होना चाहिए ताकि हीटिंग, और ये सारी फैसिलिटी आपकी उस लैब के अंदर होनी चाहिए। ओवन भी होना चाहिए, फिर अब आपके पास रेफ्रिजरेटर भी होने चाहिए, फ्रीजर्स भी होने चाहिए, और ये सारी चीजें आपका मीडिया प्रिपरेशन रूम के अंदर होना चाहिए। फिर केयरफुल वेइंग ऑफ ऑल, आपके पास वेइंग बैलेंस होना चाहिए। फिर हमारे पास एनालिटिकल ग्रेड केमिकल्स होने चाहिए, सारे केमिकल्स आपकी एक अच्छे ग्रेड वाले होने चाहिए। ये इसके अंदर क्या होती है? लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसके अंदर, ये सारे लिक्विड आपके पास वो एरिया होना चाहिए। प्यूरिफाइड वाटर इंस्टेड ऑफ टैप वाटर होना चाहिए। थर्डली चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। फिर ट्रांसफर एरिया, ये है हमारा इतना का लैमिनार ए फ्लो कैबिनेट के अंदर प्लांट्स को है ट्रांसफर करना है हमने। सेंट्रल लैब प्लेस इन द लैब शुड बी वेल इक्विप्ड एरिया, इंस्ट्रूमेंट्स यूज लैमिनार फ्लो हुड, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर यूवी लाइट लगी होनी चाहिए, कंप्रेस्ड एयर होनी चाहिए जो कि फिल्टर्ड हो, और कंटेमिनेशन डिजीज फ्री, डस्ट फ्री, इंसेक्ट फ्री, और सब कुछ होनी चाहिए। उसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यूनिट होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर, वही ना पार्टिकुलर एयर ऐसी होनी चाहिए जो हाई अच्छी क्वालिटी वाली, ठीक है। फिर ड्यूरिंग ट्रांसफर स्टीलाइजेशन पीरियोडिकली विद अल्कोहल। ऑटोक्लेव क्या होता है? व्हाट इज ऑटोक्लेव? हम नॉर्मली 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर 15 मिनट के लिए, और 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर होना चाहिए उसका ना। और ये जो ऑटोक्लेव है ना, ये ऑटोक्लेव पहुंचने के लिए यहाँ पर कम से कम ये 15 से 20 मिनट पहले उस प्रेशर तक पहुंचने के लिए लेता है, फिर 15 से 20 मिनट लगते हैं ऑटोक्लेव होने में, फिर 15 से 20 मिनट, कम से कम 1 घंटा सवा घंटे के अंदर ऑटोक्लेव कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या होना, स्टीराइल प्लास्टिक्स होने चाहिए, फिल्टर स्टीलाइजेशन फॉर हीट लायबल सब्सटेंस लाइक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड एंटीबायोटिक। फिल्टर स्टीलाइजेशन क्या होती है बच्चे? आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट, आपको नहीं पता फिल्टर क्या होता है? एक ऐसा वो आपने फिल्टर
वो अगर उसका 20 माइक्रोमीटर से छोटा होता है तो वीडियो साइज एरिया का होता है वो 20 माइक्रोमीटर होता है, ये उससे भी छोटा उसके अंदर बेटर लगा होता है। फिर इसका हम लिक्विड लगाते हैं ना, गुलाते हैं तो लिक्विड जो है वो स्टेलाइज हो जाता है, तो इसके अंदर दो मिनट एप्लीकेशन करते हैं गैसेस फास्ट होता है, दस क्या किया जाए इसलिए वो क्या हो जाता है। अच्छा, और फिल्टर स्टेलाइजेशन है, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए फिर कल्चर रूम होना चाहिए, एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, उसको हम लाइट्स उसके अंदर 16 8 घंटे करनी है, 8 10 10 12 12 घंटे करनी है, वो आपने उसके अंदर वो चेंज होनी चाहिए, और उसके अंदर एसी लगा होना चाहिए, उसके अंदर हीटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, और उसके अंदर एक सेंसर लगा होना चाहिए कि हमने कहा है कि टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान में रहे, जब 20 से कम होगा तो हीटिंग ऑन हो जाए, ठीक है, अगर 25 से ऊपर चला जाए तो कूलिंग ऑन हो जाए, और इवन उसके अंदर अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का सेंसर है या कोई और कंटेमिनेशन सेंसर भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो टेम्परेचर एंड लाइट शुड बी प्रोग्रामेबल होना चाहिए, वही ना वो सारे का सारा। फिर टाइमर भी होना चाहिए फोटो पीरियडिज्म के लिए कि कितने टाइम के अंदर लाइट्स होनी चाहिए और कितने के लिए लाइट ऑफ होनी चाहिए। फिर ये इस तरह का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि बना बनाया भी मिल जाता है हमें, हम इसका कल्चर रूम भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी सारा जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सेट हो सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स को हम एसी भी देते हैं, डीसी भी देते हैं, हर चीज देते हैं, समझ आई। अच्छा, वो डबल डोर टू केप डस्ट फ्री, यूनिफॉर्म फोर्स एयर वेंटिलेशन होनी चाहिए, 20 to 98% ह्यूमिडिटी उसके अंदर आप मेंटेन कर सकें, एयर कंडीशनिंग भी होनी चाहिए उसके अंदर। फिर आगे आ गया ग्रीन हाउसेस भी होना चाहिए, यूज फॉर प्लांट ग्रो ट्रेनिंग एक्स प्लांट। तो ये वो सारी चीजें हैं अगर आपने एक टिश्यू कल्चर। अच्छा, आप लोगों ने ना आप एक असाइनमेंट बनानी है कि एक ये आपके पास आ गई सारी, अब आपने बताना है कि अगर हमने एक टिश्यू कल्चर लैब बनानी हो तो कितना कितना ग्लास बनाना है, ग्रीन हाउस बनाना है, प्लास्टिक एरिया बनाना है, आपने समझो जीरो से स्टार्ट करना है। आपको एक कंपनी वाला हायर कर लेता है, आप वो कंपनी वाला कहता है आपकी पहली ड्यूटी ये है कि आपने इसके अंदर जितने जितने मटेरियल यूज हो रहा है ना उसकी सारी प्राइस लेके आनी बाजार से, आपने ये बिल्ड करके देना है, मैं आपको 3 लाख महीने पे रख लूंगा, तो आप करेंगे ना काम। अगर आपको कहता है कि यार आपको पहली तरह में 3 लाख रुपया पर मंथ दूंगा, लेकिन आपने एक पूरी टिश्यू कल्चर लैब जो है ना आपने बताना है कि, अच्छा फिर आपने ये भी बताना है, पहले तो आपने टोटल उसका एरिया कितना होगा लैब का, ग्लास हाउस का कितना एरिया चाहिए, फील्ड कितना चाहिए, फिर आपने ये बताना है कि लैब कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, लैब कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर जितने इक्विपमेंट हैं वो कितने होने चाहिए। अच्छा, फिर बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके ऊपर अगर आज कंस्ट्रक्ट करनी हो वो कितना खर्चा आएगा, समझ आई। फिर उसके अंदर हमने जो ग्लास हाउस बनाने हैं या कल्चर रूम बनाना है, कल्चर रूम के अंदर ज़रा उसके अंदर वो होना चाहिए, आजकल क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेशन रूम के अंदर वेंटिलेशन तो ज़्यादा नहीं, कल्चर रूम के अंदर क्या होना चाहिए कि बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, और हीट बाहर में जाने के लिए नजर आ सके, इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है, और कैसा इंसुलेशन होना चाहिए, और हमारा कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का कास्ट आए, कि हम सोलर पैनल लगाएंगे, अगर दिन टाइम तो वो सोलर पैनल पे चला जाएगा, शाम को क्या करेंगे, है जमीन भी खरीदनी है आपने, ठीक है, आपने पूरी कास्ट आप लोगों ने ना इसके ऊपर वर्कआउट करना है, तब आप मैं समझूंगा कि आप लोगों को ना टिश्यू कल्चर आती है। ये तो किताबी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या है कि आप अगर आप टिश्यू कल्चर के एक्सपर्ट हैं, पहला काम क्या करेंगे कि लैब एस्टेब्लिश करनी है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक लैब बनानी है, अच्छा फिर आपने ये भी करना है कि इस लैब से इस इतनी फैसिलिटी से साल के अंदर मैं कितने प्लांट प्रोड्यूस करूंगा और वो कितने के सेल करूंगा, तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, और मेरी जो कास्ट है
वो कितने सालों में बिल्डिंग की, ग्रीन हाउस की, ग्लास हाउस की, जमीन की, कितने सालों में वो वापस आ जाएगी? क्योंकि आपने बिजनेस करना है ना। क्या 1 साल में आ जाएगी, 10 साल में आएगी, 5 साल में आएगी? जरा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कैपिटल लगाते हैं, सही है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 25 लाख में लिया, एक स्टोर के अंदर लगा दिया, आपका तो 25 लाख जीरो हो गया ना। अब आपको 25 लाख आपने वापस भी लेना है, और आपने अपना प्रॉफिट भी लेना है। तो इसी तरह आपने ये बताना है कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है, वो कितने की बनेगी, इसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। समझ आ रही है? आपने पूरा एक प्लान मुझे बना के देना है। इट्स योर असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट। और हाँ, और आज के बाद डेली मैं ना एक टेस्ट भी लिया करूंगा, जो पिछले दिन पढ़ाया उसका एक टेस्ट भी होगा, उसके मार्किंग भी होगी। ये मैं भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर तक, मैं बना के ना